Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IAS Foundation. You are watching Assam Prahari with me Raj Gaurav, and on today January 18 I will discuss last week Assam specific current affairs for both prelims and mains perspective. आज के आसाम प्रहरी का एजेंडा स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक अपडेट जो कि हमने पहले भी शेयर किया है दैट आसाम ईयर बुक 2026 इज नाउ अवेलेबल एंड इट इज completely फ्री टू डाउनलोड फ्रॉम ऑफिशियल स्मार्ट आईएएस एप्लीकेशंस। आप प्ले स्टोर्स पे जाकर या आईफोन के आईओएस स्टोर पर जाकर आप स्मार्ट आईएएस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें। वहां पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो भी आपका मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो उससे रजिस्टर करो, लॉगिन करो और मैगजीन वाले सेक्शन में जाकर आप इस आसाम ईयर बुक को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके लास्ट ईयर जनवरी टू दिसंबर जो भी आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट थे, जो हमने आसाम प्रहरी के सेशंस में कवर किए थे, वो सारा कंपाइलेशन आपके लिए अवेलेबल है। सो ये कंपाइलेशन आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, इट इज इजी टू डाउनलोड। उसके बाद आप उसे प्रिंट करवा कर अपने नियर बाई प्रिंटिंग शॉप से आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर लीजिए लास्ट वीक आसाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के लिए, सो दैट अपकमिंग जो एपीएससी एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं ना, एपीएससी सीसी का जो प्रीलिम्स आएगा 2026 में, आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी पहले से रेडी रहेगी। ओके, अब हम आज के आसाम प्रहरी के एजेंडा पर आते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा, ये असम ट्रिब्यून में ये न्यूज बड़े अच्छे से डिस्कस किया गया था कि इंडियन लॉ या इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जो ट्रस्ट है वो क्यों इरोड हो रहा है। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जीएस पेपर 2 में आ सकते हैं, इवन पेपर 5 में भी आते हैं। डायरेक्टली असम स्पेसिफिक कंसर्न कम थे, बट इंडियन जुडिशरी से रिलेटेड कंसर्न्स को काफी डिटेल में असम ट्रिब्यून में या बाकी न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया। सो हम इसे जीएस 2 एंड 5 के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक होगा बिहू सेलिब्रेशन और उसका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेशन से। अभी रिसेंटली हमने बिहू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। बिहू फेस्टिवल के टाइम में, भोगाली बिहू के टाइम में, जब हम लोग तरह तरह के जलपान, तरह तरह के डिशेस, चाहे वो पिठा की बात करें, जलपान की बात करें, हम जब कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, ये एक बड़ा अच्छा हमें एथनिक क्विजीन्स के साथ हमारा कनेक्शन भी दिखाता है। लेकिन क्या हम इसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से इनेबल कर सकते हैं, ताकि ये जो लोकल इंडिविजुअल घरों के अलावा बाकी जो हमारे लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल हलवाई लोग हैं जो ये बनाने का काम करते हैं, क्या उनके सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट उनके लाइफ में हो सकता है कि नहीं, इसी इस आर्टिकल में बड़ी अच्छे से मेंशन किया गया था द सेंटिनल में। एंड थर्ड टॉपिक हम देखेंगे आसाम को एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए नीति आयोग ने कौन कौन से मेजर्स दिए हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन तीनों टॉपिक पे और आपके लिए मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, और इन तीन टॉपिक के अलावा भी आपके लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, इन टॉपिक से रिलेटेड भी साथ में। ठीक है, और अब हम आते हैं आज के रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन पे। तो आपके लर्निंग कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए आज अगेन मैंने दो टॉपिक लिए हैं, एक आसाम ट्रिब्यून से जहां पे वन हेल्थ अप्रोच जो रेबिज कंट्रोल से रिलेटेड है। अच्छा, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेंज इट, इसको मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, वेट। चलिए, तो आज के रीड एंड रिफ्लेक्ट सेक्शन में पहला टॉपिक जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है आसाम ट्रिब्यून से, वो है रूप कुमार ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी के बारे में, कि किस तरह से उन्होंने एसएमएस थिएटर को एक मॉडर्न पहचान दी, ताकि एसएमएस थिएटर अपने जो यूनिक आइडेंटिटी है उसको भी मेंटेन रखे, पर साथ ही साथ जो ऑनगोइंग सोशल इश्यूज होते थे या लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी, या लोगों को मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न इंडिया के साथ चलने के लिए जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन की जरूरत थी, वो रूप कुमार ज्योति प्रसाद अग्रवाल जी ने बड़े अच्छे से निभाया। उसके बारे में आसाम ट्रिब्यून में एक डिटेल आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में मेंशन किया गया, जहां पे लिखा गया कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश, जेएनके, लद्दाख, हर जगह पर इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में कम स्नोफॉल हुआ है। ऐसा क्यों है, विंटर स्नोलेस जैसा क्यों फील हुआ, ये दोनों टॉपिक। तो एक हो गया हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, असम की कल्चर से रिलेटेड, और दूसरा हो गया हमारा जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। ये दोनों आपके रीड एंड रिफ्लेक्ट के सेक्शन में आज थे। आप इन दोनों आर्टिकल्स को पढ़िए, और इनसे रिलेटेड अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो वो भी बनाकर रख सकते हो। अब हम अपने आज के आसाम प्रहरी के मेन एजेंडा पर आ जाते हैं। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं किस से रिलेटेड, द डिलेज, द कॉस्ट विच डिलेज है, जिससे कि जो इंडियन लॉ सिस्टम है उसके ऊपर क्या कॉस्ट पड़ता है। कॉस्ट मतलब लोगों का ट्रस्ट जो है वो किस तरह से इरोड हो रहा है, हम इसकी बात करेंगे। तो हम सबसे पहले किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, या न्यूज़पेपर में लिखा गया कि किस तरह से जो लीगल सिस्टम है वो ऑर्डिनरी या आम इंसान के लिए ना होकर खास इंसान के लिए हो गया है। इसलिए वो कहा जाता है ना कि शायद भगवान पहले सुन ले, पर हमारे मिलॉर्ड्स जो कोर्ट में बैठे हैं वो लेट से सुनते हैं।
अब इस चीज को बड़े अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हम इंडियन जुडिशरी के फंक्शन को समझ लेंगे कि भाई इंडियन जुडिशरी का फंक्शन क्या है। तो इंडियन जुडिशरी के फंक्शन की बात करें तो जो इंडियन जुडिशरी है वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ना एविडेंस बेस्ड विटनेस बेस्ड एविडेंस पर काम करता है। अब यही एविडेंस या ये विटनेस अगर आम इंसान नहीं अवेलेबल करवा पाया अपने किसी केस से रिलेटेड, किसी डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो उसको जस्टिस नहीं मिल पाता है। जज मेड द लॉ। सो यहाँ पे जज की इम्पार्शियलिटी भी बहुत जरूरी है, जज की इंटेग्रिटी बहुत जरूरी है। अभी हमने रिसेंटली एक केस देखा था ना कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जो जज थे, उनके घर से बहुत सारा केस बरामद हुआ, लेकिन उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं। वो दूसरे हाई कोर्ट में बस ट्रांसफर कर दिए गए। राइट। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्टर होता है। इवन हाई कोर्ट के पास तो हम सबसे पहले जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर उनकी ही इंटीग्रिटी अगर कॉम्प्रोमाइज हो तो फिर कैसा होगा? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी प्ले करते हैं। अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कभी सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर से रिलेटेड आर्टिकल 143 को अपने पॉलिटी की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, कई बार हम करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट को किसी भी चीज से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन चाहिए हो तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। पर वही सुप्रीम कोर्ट अगर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही से नहीं निभाए तो फिर कैसा एडवाइस देगा और उस एडवाइस पर चलकर आगे क्या होगा? सो ये इंडियन जुडिशरी के ये फंक्शंस, इन सब चीजों पर अब एक सवालिया निशान बनता है कि क्या इंडियन जुडिशरी सही से फंक्शन कर रही है, अपने इन सारे वर्क को परफॉर्म कर रही है या नहीं। आइए अब हम मेजर चैलेंजेस पे या मेजर इश्यूज पर आते हैं। तो इन फंक्शन से रिलेटेड, ये जो फंक्शंस यहाँ पे हमने बात किए हैं, इन फंक्शन से रिलेटेड हमारे पास देखिए इश्यूज क्या होते हैं। काफी ज्यादा एडजर्नमेंट होना। कभी ये जजेस एडजर्न करते हैं या कभी जो हमारे सीनियर लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, दे आस्क फॉर एडजर्नमेंट। जज को एडजर्न करना पड़ता है कई ग्राउंड पे कि भैया आज तो काउंसिल ही प्रेजेंट नहीं है, एडजर्न कर दो आज केस को। तो फिर आपको मिल जाती है क्या? तारीख। और फिर मिलती है तारीख। सन्नी देओल पाजी ने बोला बेटा कि तारीख पर तारीख मिलती है मिलोड, पर न्याय नहीं मिलता है। वही इंडियन जुडिशरी का केस है। दैट्स वाई 83,000 से ज्यादा केसेस तो खुद सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सोचो भारत के बाकी हाई कोर्ट्स में क्या हाल होगा। जुडिशियल वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हर जगह पे रहती है। रिप्रेजेंटेशन भी पुअर नहीं, प्रॉपर नहीं रहता है। विमेन का रिप्रेजेंटेशन बस 9% है। कई बार SC ST एंड OBC कम्युनिटी के लोग भी ये सवाल उठाते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में या फिर हायर जुडिशियल अथॉरिटी में काफी कम रहता है। हालांकि ये विषय एक डिबेट का विषय है, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें न्यूज में आती हैं जिसके ऊपर जजेस को या हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को एक्ट करने की जरूरत है। स्पेशली विमेन के रिप्रेजेंटेशन को देखो कितना कम है। एंड द बेल पैराडॉक्स। अमीर को बेल पे बेल मिलता जाता है, पैरोल मिलता जाता है, बेचारा गरीब जज तक उसको एक तारीख नहीं मिलती है, तो बेल क्या मिलेगा? तो ये सारे चैलेंजेस हैं जहां पे जुडिशरी अपने परफॉर्मेंस को, अपने वर्क को परफॉर्म नहीं कर पाती। हालांकि इसको लेकर कई लैंडमार्क जजमेंट भी हुए हैं, जैसे केशवानंद भारती केस, मेनका गांधी केस, इवन विशाखा केस, जहां पर जो भी जुडिशियल फंक्शंस हमने यहाँ पर देखे थे, ये जुडिशियल फंक्शंस कैसे बेहतर हो सकते हैं, उन चीजों को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट ने या अलग अलग टाइम पे अलग अलग हाई कोर्ट्स ने भी जजमेंट दिए हैं। पर शायद वो जजमेंट बस एक रिमार्केबल केस के रूप में रह जाते हैं, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस में रह जाते हैं, इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। ये इशू बन के रह जाता है। अब हम इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं? क्या रिफॉर्म की जरूरत है हमें? कौन से रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं? वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, वो बात करें। तो हम पहले रिफॉर्म्स एंड रिसेंट इनिशिएटिव की बात करें तो ई कोर्ट एक बड़ा हमारा अच्छा पहल है। ई कोर्ट्स के हेल्प से ना हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। ई कोर्ट्स के हेल्प से ये जरूरी नहीं होगा कि हमारा जो भी पर्सन है जो अपील कर रहा है, वो अगर फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाया तो एटलीस्ट इंटरनेट का हेल्प लेकर इंटरनेट के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो पहुंच सकेगा। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम हम यूज कर सकते हैं। लोक अदालत लगाकर, कहा गया, एक आंकड़ा है, कहा क्या गया, एक आंकड़ा है कि 7.5 करोड़ केसेस को रिजॉल्व किया गया 2021 और 23 के बीच में। हालांकि इस लोक अदालत को लेकर भी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना और लोगों के अंदर वो हिचक हटाना कि लोक अदालत में वो पहुंचे बिना वकील के फीस को सोचे, ये चीज करने की जरूरत हमें, करने की हमें जरूरत है। फिर उसके बाद फ्री लीगल एड इंश्योर करना, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का भी पार्ट है। एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन प्रोवाइड करवाना। ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो भी बहस होती है ना, तो इंग्लिश में बहस होती है। अब उसे बाइलिंगुअल इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में, हिंदी के साथ साथ बाकी जो लोगों के लैंग्वेज है, जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में प्रेजेंट हैं, अगर हम उसको ट्रांसक्रिप्ट उस लैंग्वेज में अवेलेबल करवा पाए, या फिर जब ई कोर्ट लग रहा है तो उसी टाइम में, रियल टाइम में अगर वो ट्रांसलेट होकर लोगों को सुनाई दे, तो इससे लोगों का भरोसा, ट्रांसपेरेंसी और लोगों का कनेक्ट जुडिशियल सिस्टम के साथ बढ़ेगा। And on the basis of this, we have this way forward strict adjournment policy.
कि कोई भी एडवोकेट, कोई भी लॉयर अपने रसूख को, अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके एडजमेंट ना करवा रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, सिटीजन सेंटर का अप्रोच डेवलप हो एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सच मायने में फास्ट ट्रैक हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स में मेंशन ना रहे। ये हमारे वे फॉरवर्ड है जिसके थ्रू हम जुडिशियल सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। अब ये रहा आपका इस पर बेस्ड पहला मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। 250 वर्ड्स में मैंने ये क्वेश्चन दिया है, मतलब आप 3 टू 4 पेजेस में इसको लिखने का प्रैक्टिस करोगे। 3 टू 4 पेजेस में लिखना है, क्योंकि पहले मैंने ये जो चैलेंजेस हैं वो बताया है, फिर मैंने रिफॉर्म्स भी डिस्कस करने को बोला है अलग से। मतलब ये जो करंट मेजर्स चल रहे हैं, ऑनगोइंग मेजर्स और जो वे फॉरवर्ड है ना, इसको भी आपको डिटेल में अपने आंसर में मेंशन करना है। और लिखिए, आंसर लिखकर अपने टीचर से इवेलुएट करवाइए। ठीक है, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। तब जाके आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और फिर ये रहा इस पर बेस्ड आज का पहला प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे। लास्ट वीक के जो भी प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन में थे उसका आंसर मैं इस डॉक्यूमेंट के साथ कमेंट के साथ अटैच कर दूंगा। इस वीक के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ये आपकी मेहनत है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक कह रहा है हमारे माघ बिहू, हमारे भोगाली बिहू, और भोगाली बिहू के साथ साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बिहू सेलिब्रेशन के साथ सेम ये चीज अप्लाई होगी, मकर संक्रांति सेलिब्रेशन, पोंगल सेलिब्रेशन, जब ओणम होगा ओणम सेलिब्रेशन, जब लोहरी होगा लोहरी सेलिब्रेशन। मतलब जब भी हम ऐसे जो भी हार्वेस्ट फेस्टिवल करते हैं जहां पर हम भोग लगाने का, खाने का काम करते हैं, क्या हम उसको ई कॉमर्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए। आप यहाँ पे एक मार्केट का सीन देख सकते हैं कि किस तरह से बिहू फेस्टिवल के टाइम में, नॉट ओनली जस्ट ड्यूरिंग द भोगाली बिहू, इवन ड्यूरिंग बाकी बिहू के भी जो हमारे सेलिब्रेशन है, रोंगाली बिहू की बात करें, काती बिहू की बात करें, या फिर हम ओणम की बात करें, पोंगल की बात करें, तो उस केस में अलग अलग रीजन्स में जिस तरह से लोकल मार्केट लगते हैं, क्या हम इसको और बेहतर कर सकते हैं इन लोगों के, कस्टमर्स नहीं, जो लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं, इनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए। चलिए, वही चीज आज डिस्कस किया गया है। व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ भोगाली मार्केट फॉर लोकल इकोनॉमी? हम इसको आसाम के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे, तो भोगाली मार्केट की बात कर रहे हैं कि क्या पर्सपेक्टिव, क्या पोटेंशियल है। सबसे पहले तो लोकल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है। वो स्मॉल फार्मर हो, चाहे वो आपके लिए पिठागुड़ी बनाने का काम कर रहा हो, चाहे आपके लिए राइस अवेलेबल करवाने का काम कर रहा हो, फिशरमैन हो, पॉटरर्स हो, ये सारे ना अपने अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का काम करते हैं। एंड नाउ इफ वी कैन कनेक्ट देम विद द ई कॉमर्स, तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो जाएगी, राइट? हम इंडिजीनियस फूड सिस्टम को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाकर, असम का जो इंडिजीनियस फूड सिस्टम है, चाहे वो पिठा है, चाहे जौलपान है, चाहे वो कर्ड है, राइट, या फिर फिश के डिशेस हैं। अब हाँ, फिश के डिशेस के साथ ये होगा कि फिश के डिशेस हम तुरंत एक डिस्ट्रिक्ट में तो अवेलेबल करवा सकेंगे। फिश के डिशेस को हम ये कर सकते हैं कि फिश के डिशेस से रिलेटेड जो भी एथनिक नॉलेज है, दैट वी कैन मेक अवेलेबल टूवर्ड्स ऑन डिफरेंट इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स, हम डिफरेंट ब्लॉग्स पे अवेलेबल करवा सकते हैं। हम जौलपान को अवेलेबल करवा सकते हैं, इसको अच्छे से पैकिंग करके। ऑब्वियसली इसका जब तक ये सही रहे, वो डेट्स वगैरह चेक करके, एफएसएसएआई से सर्टिफिकेशन लेकर, पिठा का अच्छे से ब्रांडिंग करके, हम इसको ना सिर्फ असम बल्कि असम के अलावा पूरे भारत में अवेलेबल करवा सकते हैं, राइट? वी कैन ऑल्सो मेक ऑल्टरनेटिव टू कॉर्पोरेट क्विक ई कॉमर्स, राइट, कॉर्पोरेट क्विक कॉमर्स। यूजुअली जो भी भोगाली मार्केट्स की हम बात करें, तो भोगाली मार्केट ना लोकल लेवल पर जो भी हमारे सेलर्स होते हैं, उनके ट्रस्ट, उनके बीच के कोऑर्डिनेशन से डेवलप होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम इनको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू भी इनका प्रमोशन करवा सकते हैं, राइट? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इनफॉर्मल सेक्टर, थ्रू ऑल दीज थिंग्स वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर, क्योंकि जो लोग भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहते हैं ना, वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, इनफॉर्मल सेक्टर्स में है, स्पेशली वीमेन, या फिर हमारे मार्जिनल प्रोड्यूसर्स हो गए। मार्जिनल प्रोड्यूसर्स मतलब जो स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करने का काम करते हैं। अब अगर लाडू बना के प्रोडक्शन करने का काम करें, तो बहुत बड़ी फैक्ट्री तो नहीं होगी उनकी, टाटा की, अंबानी की जैसी। तो हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर सकते हैं। इट मीन्स कल्चर से रिलेटेड, लोकल इकोनॉमी से रिलेटेड, मार्जिनल कम्युनिटी, वीमेन से रिलेटेड हर चीज के लिए पोटेंशियल है, अगर हम उसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक लेकर जा सके तो। बट देयर आर सम चैलेंजेस एज वेल, क्योंकि जहां पर पोटेंशियल की बात होगी, चैलेंजेस भी होगा, और चैलेंजेस के साथ फिर हम वे फॉरवर्ड भी ढूंढ लेंगे, है कि नहीं? तो चलिए पहले चैलेंजेस की बात करें। चैलेंजेस है फॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना। हम फॉर्मल सेक्टर नहीं बना रहे, बस इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉर्मल करना चाहते हैं। मार्केट एक्सेस को बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी लिमिटेड है। इसके लिए ई कॉमर्स हमारा सॉल्यूशन है, राइट? कंपटीशन फ्रॉम क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे आप अभी क्या करोगे, जैसे फ्लिपकार्ट है, या स्विगी है, ब्लिंकिट है, आप यहाँ पर जाके सर्च करोगे पिठा,
वहां पे जो पीठा पैकेट में बंद होकर आता है ना, उसका प्राइस आप लोकल मार्केट से कंपेयर करोगे आपको महंगा भी मिलेगा। टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स के टेस्ट अच्छे होते हैं, पर टेस्ट भी कई बार कॉम्प्रोमाइज दिखेगी। पर फिर भी वो ना ज्यादा ऑफर अवेलेबल वहां करवा देते हैं, ब्रांडिंग उनकी अच्छी होती है, मार्केटिंग अच्छी होती है, आप डायरेक्ट उनको परचेज कर लेते हो। तो ये सारी चीजें हमें बेहतर करने की जरूरत है, राइट। इन्फॉर्मेटिव एंड रेगुलेटरी गैप्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि रेगुलेशन जब फूड प्रोडक्ट्स का या बाकी चीजों का अच्छा नहीं होगा, तो कस्टमर्स उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे। एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस का होना, स्पेशली पेरिसेबल आइटम्स वो जो काफी जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फिश या कर्ड, इनके मेंटेनेंस को लेकर काफी बड़ा चैलेंज हो सकता है, राइट। एंड सो वी हैव वे फॉरवर्ड एज वेल एज गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे प्रधानमंत्री फॉर्मुलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज, इसका हम यूज कर सकते हैं इस स्कीम का। इस स्कीम को आप अलग से भी पढ़ लेना, प्रीलिम्स में भी आपके काम आएगा। उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम उन्नति 2024 की बात करें, जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, इसके बारे में भी अलग से पढ़िए उन्नति स्कीम के बारे में। तो हम इन स्कीम्स का भी यूज करके ये वे फॉरवर्ड पॉलिसीज अप्लाई कर सकते हैं, ब्रांड बिल्ड करेंगे। हम आसाम के पीठा को पूरे, जैसे आप अभी हम बात करें, आप इंटरनेट पे जाओ, आप सर्च करो, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो आगरा का पेठा। एक बढ़िया अपनी इमेज आगरा के पेठा ने बना रखी है, कि फॉरेनर्स भी आते हैं, या आप अमेजोन पे भी जाओगे तो आगरा का पेठा काफी पॉपुलर है। उसी तरह से हम ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं पीठा के लिए, है ना। हम ई कॉमर्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ट्रेनिंग प्रोग्राम से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो लॉजिस्टिक प्लेयर्स हैं, चाहे वो बनाने वाले हमारे लोग हैं और जो लॉजिस्टिक्स डिलीवर करने वाले मार्केट में हो, हम उन लॉजिस्टिक सिस्टम को और बेहतर बना सकते हैं। ये हमारे लिए वे फॉरवर्ड हो गया हमारा। एंड ये रहा आपका दूसरा मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। 150 वर्ड में है, तो आपको 2 पेजेस में आंसर करना है, ठीक है, 2 पेज में ही। आपका पास कंटेंट ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसको कंसाइज करके 2 पेज में लाइए। और ये दूसरा प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे, ठीक है। चलिए, थर्ड टॉपिक पर चलते हैं। थर्ड टॉपिक बात हो रही है आसाम को एक्सपोर्ट हब बनाने की। एक्सपोर्ट हब बनाने की मतलब जीएस पेपर 3 और 5 से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 10 सेंटिनल से हमने इस आर्टिकल को लिया है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नीति आयोग की एक रिपोर्ट की। कौन सा रिपोर्ट? नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024, जिसमें नीति आयोग ने बोला कि आसाम के पास बढ़िया पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के लिए, स्पेशली किस सेक्टर में। जरा इस इमेज को देखिए, एआई जनरेटेड इस इमेज को सॉरी, बड़े अच्छे से दिखाया गया है। टी, सिल्क, बैम्बू प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, ऑयल एंड गैस एंड अदर प्रोड्यूस। अदर प्रोड्यूस में यहाँ पर आप पिठा भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऑल दिस प्रोड्यूस दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम आसाम। सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर के अलावा हम बाकी सारी चीज इन सब चीजों में भी इंक्लूड कर सकते हैं आसाम के एक्सपोर्ट को। ठीक है, एक्सपोर्ट अभी भी होता है, सिल्क का भी होता है, हम और इंक्रीज कर सकते हैं। नीति आयोग का ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है ना, ये इसी तरफ इशारा कर रहा है। ओके, चलिए, अब हम बात करते हैं नीति आयोग की इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के बारे में, कि क्या क्या यहाँ पर बताए गए, क्या स्ट्रेंथ है आसाम के लिए। तो नीति आयोग क्या बोल रहा है, दैट असम इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रोएक्टिव ट्रेड प्लानिंग विद 13 स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट रोड मैप्स। इंडिया में सबसे बढ़िया है, 13 स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट रोड मैप्स है, अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर, अलग अलग प्रोडक्ट से के एक्सपोर्ट से लेकर। सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन की भी बात कर रहा है हमारा नीति आयोग, कि जो सेमीकंडक्टर प्लांट है टाटा ग्रुप का, ऑब्वियसली, राइट, वो सेमीकंडक्टर प्लांट 27,000 करोड़ का ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये आसाम के ओवरऑल एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एक बढ़िया अच्छा अपना रोल प्ले करेगा, राइट। इसको भी हमने कई बार सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को कई बार जागी रोड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को अलग अलग सेशंस में डिस्कस भी किया है। आज बस हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम इसके डिटेल में आ नहीं जाएंगे। देन जीआई पोटेंशियल, नीति आयोग बोलता है कि आसाम के पास जो रिच पोर्टफोलियो है जीआई प्रोडक्ट्स का, जैसे मुगा सिल्क, जोहा राइस, आसाम ऑर्थोडॉक्स टी, इन सारी चीजों का जो रिच पोटेंशियल है, और जो बाकी नए प्रोडक्ट्स जिनको धीरे धीरे जीआई टैग मिलेगा, या आगे जो कि लाइन में लगे हैं जीआई टैग्स के लिए, इससे ना एक्सपोर्ट पोटेंशियल काफी बढ़ जाएगा आसाम का। एंड देन स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिक लोकेशंस, ना सिर्फ इंडिया के ईस्ट के लिए, बल्कि पूरे इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, जहां पे इंडिया अपने सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर नहीं, अपने ईस्टर्न सेक्टर के बाहर बाकी नेशंस के साथ भी बेहतर रिलेशंस बनाना चाहता है। इकोनॉमिक एंगल में भी वहां पर आसाम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आसाम इज लीडिंग द अदर 7 सिस्टर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, बट देयर आर चैलेंजेस। चैलेंजेस है स्टोरेज डेफिसिट का। अभी हमने भोगाली बिहू के जो जलपान थे उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने का जो चैलेंज बात किया, वैसे भी कई ऐसे चैलेंज यहाँ पर अवेलेबल है। एनर्जी कॉन्स्टेंट का, इसको लेकर सरकार आए दिन नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स या बाकी पावर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन कर रही है, जो कि एनर्जी कॉन्स्टेंट को सॉल्व करने का काम करेगी। टी डिपेंडेंसी का, नियरली 50% ऑफ टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टी पे डिपेंड करता है।
देखिए अच्छी बात है कि हम टी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ टी पे ही ओवर डिपेंडेंट हो जाए 50% अगर सिर्फ टी का ही एक्सपोर्ट करें, तो बाकी जो सेक्टर्स हैं उन सेक्टर्स को अच्छा प्रमोशन या अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज भी प्रॉपर नहीं हो पाने का। आसाम प्रहरी के सेशन में याद करो, आसाम ईयर बुक में भी वो मेंशन है किस तरह से मैंने बताया कि एसएमएस टी के ऊपर यूरोप में कई रेस्ट्रिक्शंस लग रहे थे। वो सारी चीजें सही करने की जरूरत है, ये हमारे लिए चैलेंजेस है। इन चैलेंजेस को डील करने के लिए हमारे पास वे फॉरवर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहॉल का, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, क्रेडिट एंड फाइनेंस नेटवर्क भी इंप्रूव करें जिससे एमएसएमई सेक्टर को लाभ हो, डिजिटलाइजेशन करें जिससे ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, एंड फॉर्मलाइजेशन, इस फॉर्मलाइजेशन से ना सिर्फ हम बढ़िया अपने लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज ला सकेंगे, इस फॉर्मलाइजेशन से सिर्फ टी पे डिपेंडेंसी हटाकर बाकी चीजों को भी एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। हर फील्ड में जो भी हमारे पास चैलेंजेस थे ना, उन सारे चैलेंजेस को इन वे फॉरवर्ड के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। अब आपके लिए इस पे बेस्ड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा, नीति आयोग की इस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को लेकर एक 150 वर्ड्स का मतलब 2 पेजेस में लिखने वाला एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये तीन आपके आज के मेन आसाम प्रहरी के टॉपिक थे जिसपे बेस्ड आपके लिए तीन मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस और दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब एक और नया प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीलिम्स का जो कि लाइट हाउस के ऊपर है, कि ब्रह्मपुत्रा रिवर में लाइट हाउस को लेकर पहले भी मैंने प्री सिक्योर में और आसाम प्रहरी में ब्रह्मपुत्रा रिवर में लाइट हाउस बनाने के इसके सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया है। आज अनदर एक न्यूज पेपर में अगेन फिर से लाइट हाउस मेंशन थे, तो मैंने इसको यहाँ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है। आप उसके बारे में पढ़कर मुझे ये आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा था सैटेलाइट लचित वन के ऊपर, मतलब यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे हमारे जो आसाम के युवागण है, जो यूथ है, उनको वीर लचित के बारे में, लचित बोरफुकान के बारे में, वीर लचित बोरफुकान के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, उनकी वीर गाथा के बारे में भी सिखाया जा रहा है, पर साथ ही साथ ये भी दिखाया जा रहा है कि आसाम का यूथ अब सैटेलाइट्स भी बनाएगा और आसाम अपना खुद सैटेलाइट लचित वन को स्पेस में भेज रहा है, जिससे कि ना सिर्फ स्टेट के अलावा नॉर्थ ईस्ट का, बल्कि पूरे इंडिया में अलग अलग इसके जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी इम्पैक्ट्स है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, उसका फायदा मिल सकेगा। तो इसके बारे में भी आप पढ़िएगा, ये भी पहले डिस्कस हो चुका है इसलिए मैंने बस अभी ब्रीफ इसके बारे में बताया, राइट। आप पढ़कर इसका आंसर मुझे करोगे। तो ये आपके आज के 4 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। लास्ट वीक जो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उसके आंसर कुछ इस तरह से हैं, आप यहाँ मैच कर लेना। ये सैटेलाइट लचित वन के ऊपर, थर्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन था लाइट हाउस के ऊपर, और बाकी के जो 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो आपके साथ सेशन में मैंने शेयर कर दिए हैं। ठीक है, आपके लिए अब फिर पूरा अगला वीक है, हम आसाम प्रहरी के सेशन को देखकर प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आंसर करें, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लिखकर हमसे इवैल्यूएट करवाएं, और अगले आसाम प्रहरी के सेशन में हम लोग फिर से मिलते हैं। आसाम एयर बुक किस तरह से डाउनलोड किया जा सकता है ये भी मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, उसको डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ताकि आपकी एपीएससी की तैयारी अच्छे से बनी रहे। ओके, टेक केयर, जय हिंद।